नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 में हम डेली की करंट अफेयर को कवर करेंगे जो आपके सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है बच्चों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो आज हम 11 सितंबर की करंट अफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। तमिलनाडु महाकवि दिवस 11 सितंबर। जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाएगी। जो हमारे सुब्रमण्यम भारती थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी और कवि थे। जो उनकी पुण्यतिथि है 11 सितंबर को, उसको तमिलनाडु महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शताब्दी के उपलक्ष्य में अगले वर्ष तक भारथियार मेमोरियल हाउस में साप्ताहिक कार्यक्रम किए जाएंगे। भी जो भारथियार मेमोरियल हाउस है तमिलनाडु में ही, यहाँ पर साप्ताहिक कार्यक्रम हो गए। उनकी कविताओं और निबंधों का संकलन 10 करोड़ रुपए की लागत से मनाथिल उरीदी वंदम फर्मनेस इन माइंड नामक पुस्तक में लाया जाएगा। भी उनके जितने भी कविताएं और निबंध उन्होंने लिखे थे उनको मनाथिल उरीदी वंदम यानी फर्मनेस इन माइंड नामक एक पुस्तक है, वहाँ पर लाया जाएगा सभी को, ठीक है। आपको जितने भी करंट अफेयर करवाए जाएंगे उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आप देख लेना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया चैनल संसद टीवी कौन लॉन्च। भाई कौन नाम से एक संसद टीवी का नया चैनल लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल संसद टीवी लॉन्च करेंगे। भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों चैनलों को मिलाकर एक नया चैनल लॉन्च होगा जिसका नाम क्या होगा, संसद टीवी, ठीक है। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता करण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देव राय, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, अधिवक्ता हेमंत बत्रा इस नए चैनल के शो की मेजबानी करेंगे। तो ये जितने भी व्यक्ति हैं ये इस नए चैनल का जो शो होगा उसकी मेजबानी करेंगे। जब संसद का सत्र चल रहा होगा तब संसद टीवी में 2 चैनल होंगे। जब संसद का सत्र चलेगा तो संसद टीवी में हमारे 2 चैनल होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा विजय गोयल, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। भी जो गांधी स्मृति और दर्शन समिति है, विजय गोयल को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत स्थल गांधी स्मृति नई दिल्ली में एक समारोह में नियुक्त किया गया था। भाई उनको गांधी की स्मृति कहाँ पर दी गई थी, नई दिल्ली के एक समारोह में उनको नियुक्त किया गया था। कब? 10 सितंबर को। गांधी स्मृति जिसे पहले बिरला हाउस या बिरला भवन के नाम से जाना जाता था। भी जो गांधी स्मृति थी उसको पहले बिरला हाउस या बिरला भवन के नाम से जाना जाता था। नई दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी को समर्पित एक संग्रहालय है। भी महात्मा गांधी को समर्पित संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अपना नई दिल्ली में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये एचएसएससी के लिए हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा। यहाँ से एचएसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं। हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन। भी मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध कवि श्रीमती धीरा खंडेलवाल, किसने लिखी ये पुस्तक? धीरा खंडेलवाल ने। पुस्तक का क्या नाम है? हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड, ठीक है।
यह पुस्तक उन उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो नए उद्यम स्थापित करने के लिए पर्यावरण के संबंधित कानूनों और विनियमों की पूर्ण जानकारी से वंचित थे। भी कोई भी नई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाना चाहता है और उनको पर्यावरण के कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको क्या होगा, इस पुस्तक से लाभ होगा। इस पुस्तक से छात्रों, विधि शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को लाभ होगा। हमारे जितने भी छात्र हो गए, विधि शोधकर्ता हो गए और चिकित्सक हो गए, सबको इस पुस्तक से लाभ होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये जो विजय रूपाणी थे हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। भी गुजरात के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ठीक है, गांधीनगर में हुई एक बैठक के बाद गुजरात के घटनाक्रम की हड़बड़ी के बाद इस्तीफा आया है। पीएम मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास का भूमि पूजन करने के बाद वह राजभवन पहुंचे। भी पीएम मोदी का एक प्रोग्राम था, उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा दे दिया। रूपाणी हाल ही के महीनों में इस्तीफा देने वाले भाजपा के चौथे मुख्यमंत्री है। भी पिछले 2-3 महीनों से भाजपा के जो मुख्यमंत्री ये चौथे नंबर पर आते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था। उनसे पहले जुलाई में बीएस येदियुरप्पा ने जुलाई में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया। जुलाई में बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर इस्तीफा दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लेने के लिए मुश्किल से 4 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे क्या है, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। जो हमारे सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है वो उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? पंजाब के। और इन्होंने सिख दर्शन पर कई किताबें लिखी हुई है। उन्होंने राष्ट्रपति के पुलिस पदक, मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक, शिरोमणि सिख साहित्यकार पुरस्कार, सिख विद्वान पुरस्कार, कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लालपुरा ने आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एसएसपी अमृतसर, एसएसपी तरनतारन, अतिरिक्त महानिरीक्षक सीआईडी अमृतसर के रूप में कार्य किया है। वह सेवानिवृत्ति के बाद 2012 से भाजपा में शामिल हुए थे। भाई जब वो रिटायर होने के बाद वो भाजपा में शामिल हुए थे। लालपुरा ने सिख दर्शन और इतिहास पर लगभग 14 किताबें लिखी है, जिसमें जपजी साहिब एक विचार, गुरबानी एक विचार, राज करेगा खालसा, ये उसकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है, जितना भी करंट अफेयर आपको करवाया जा रहा है ये डेली के डेली मतलब डेली के डेली करंट अफेयर आएगा। ठीक है, करंट अफेयर की एक क्लास डेली होगी। उसके बाद पीडीएफ के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डेली की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। हाँ, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बार आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एचसीएस, एचएसएससी, जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। भी गुजरात में जो सरदार धाम भवन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया।
कब किया सरदार धाम भवन का उद्घाटन? 11 सितंबर 2021 को। उन्होंने इस अवसर पर सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास की आधारशिला भी रखी। सरदार धाम का निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लड़के एवं लड़कियों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय, कैरियर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण केंद्र और एक बहुउद्देशीय सभागार जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। अहमदाबाद में वैष्णो देवी सर्कल में सरदार धाम भवन को पाटीदार समाज द्वारा विकसित किया गया है। भी ये कहाँ पर बनाया गया है? सरदार धाम भवन ये बनाया गया है अहमदाबाद के वैष्णो देवी सर्कल में, पाटीदार समाज द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तेलंगाना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू। जो तेलंगाना सरकार है उसने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक एक परियोजना शुरू की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना के विकाराबाद में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया। भी जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी, क्योंकि यह स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं और कोविड के टीके को विकसित करने वाली पहली ड्रोन आधारित सेवा है। भी जो कोविड के बारे में और दवाओं के बारे में ये क्या है? पहली संगठित ड्रोन सेवा है। परियोजना के तहत ड्रोन का 2 दिवसीय परीक्षण सुचारू रूप से भी हुआ। इस परियोजना में विकाराबाद जिले में पहचाने गए हवाई क्षेत्र का उपयोग करके टीकों की डिलीवरी के लिए प्रायोगिक बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ाने शामिल हैं। भी इसमें क्या होगा? ड्रोन के द्वारा जो कोविड की वैक्सीन है उसको बांटा जाएगा। 8 चयनित संघों में 3 ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस कंसोर्टियम, स्काई एयर हेलीकॉप्टर कंसोर्टियम, मारुति ड्रोन, कर्स्यू फ्लाई कंसोर्टियम, टैक ईगल इनोवेशन पहले विकाराबाद में पहुंच चुके हैं और इन्होंने ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया है। भाई ये सारे की सारी क्या है? ड्रोन के संघ है जिन्हें चयन किया है और ये वहां पर अभ्यास कर रही है। ठीक है, अब आता हमारा ओडिशा। नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव मनाया गया। भी ओडिशा का जो एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है उसका नाम क्या है? नुआखाई। ओडिशा में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। प्रथा के अनुसार लोग सवम के उपभोग से पहले देवताओं को फसलों के नए अनाज चढ़ाते हैं। भी लोग पहले खुद गेहूँ जितने भी अनाज होते हैं उनका उपयोग करने से पहले उनका देवताओं को उपभोग लगाते हैं। अनुसंधान के अनुसार धान की नई फसल से तैयार दलिया, जिसे नबन्ना कहते हैं, भी धान की फसल से जो दलिया तैयार होता है उसे वहाँ पर क्या कहते हैं? नबन्ना। देवी समलेश्वरी को चढ़ाया जाता है और भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। कौन सी देवी को चढ़ाया जाता है? देवी समलेश्वरी को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भी कौन से नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो किसने किया है? उत्तरी दिल्ली नगर निगम। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पोर्टल ई कचरे के प्रबंधन के लिए नागरिकों और विक्रेताओं के लिए एक मंच प्रदान करके ई कचरे के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा प्रदान करेगा। भी पोर्टल पर क्या क्या उपलब्ध रहेगा? ई कचरे का संग्रहण, उसका परिवहन, उसका प्रसंस्करण और निपटान। पैनल में शामिल 3 कंपनियां निवासियों के घर से ई कचरा एकत्रित करेगी। इस पैनल में 3 कंपनियां होगी जो
कंपनियां होगी जो निवासियों के घर से जो ई कचरा है उसको इकट्ठा करेगी। एप्लीकेशन में विक्रेताओं का चयन, विभिन्न वस्तुओं के लिए मूल्य विनिर्देश, विक्रेता द्वारा निरीक्षण का समय निर्धारण, नागरिकों को ई कचरे के भुगतान जैसी विभिन्न विशेषताएं जो कचरे को बेचने या निपटाने के इच्छुक है। कोई भी नागरिक अब एनडीएमसी के ई अपशिष्ट प्रबंधन वेब एप्लीकेशन के माध्यम से, जो एप्लीकेशन का क्या नाम, हमारा ई अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, इसके माध्यम से विभिन्न पुराने अनुपयोगी अप्रचलित आईटी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि का सीधे निपटान कर सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आइसलैंड हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट। भी जो आइसलैंड है वहाँ पर हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है। आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन हो गया है। इस संयंत्र का नाम है ओरका, जिसका अर्थ आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा होता है। यह प्रति वर्ष 4000 टन तक CO2 को सोख लेगा। कितनी CO2 को सोख लेगा प्रति वर्ष? 4000 टन तक। हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टान में बदला जाएगा। भाई जो हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख की जाएगी उसको 1000 मीटर की गहराई में, मतलब भूमिगत नीचे जमा किया जाएगा, जहां पर उसको चट्टान में बदल दिया जाएगा। सभी स्टार्टअप क्लाइम वर्क्स एजी के साथ साझेदारी में आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म कार्बाफिक्स द्वारा सुविधा विकसित की गई है, जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में माहिर है। लॉन्च की गई तकनीक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्रमुख उपकरण बन सकती है। ये किस में महत्वपूर्ण है? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। चीन नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफैन 502 का सफल लॉन्च। भी चीन ने क्या किया है? एक नए पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक नया उपग्रह जियाफैन 502 का सफल लॉन्च किया है। चीन ने उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लोड करके नए पृथ्वी उपग्रह जियाफैन 502 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जियोफैन 502 उपग्रह के जियोफैन पृथ्वी अवलोकन के उपग्रहों की श्रृंखला का 24वां उपग्रह है। भी इनकी जो श्रृंखला चल रही है इसका 24वां उपग्रह है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है। इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देगा। जियोफैन 502 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है, जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा, ताकि देश के वातावरण, पानी, भूमि और हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन की अक्षमता में सुधार किया जा सके। इस उपग्रह का क्या नाम है? क्या काम है? पृथ्वी का अवलोकन करना। ठीक है, उसके पर्यावरण की निगरानी करना। एनपीसीआई और फिसरो ने एनफिनी प्रोग्राम लॉन्च किया। जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड स्टैक एनफिनी लॉन्च करने के लिए फिसरो इंक के साथ साझेदारी की है। भाई किसके साझेदारी में ये शुरुआत की गई है? फिसरो इंक के द्वारा। ठीक है, एनफिनी फिनटेक और बैंकों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक सेवाओं का तैयार एक स्टैक है। एनफिनी क्या करता है? जो रुपे क्रेडिट कार्ड हो गए बैंकों के, उनको जारी करता है, और फिनटेक को बैंक प्रायोजित क्रेडिट कार्ड बनाने में सक्षम करेगा। जो फिनटेन है उसको बैंक से प्रायोजित क्रेडिट कार्ड बनाने में सक्षम करेगा।
यह एक BaaS बैंकिंग एज ए सर्विस प्रोग्राम है। भाई ये क्या हमारा एनफिनी क्या है, एक बैंकिंग एज ए सर्विस प्रोग्राम है। एनफिनी प्लेटफॉर्म फिसरव के फास्ट टाइम विजन TM क्लाउड आधारित ओपन API इंटीग्रेशन के साथ संयुक्त NPCI नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके रुपे कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित को शक्ति प्रदान करेगा। रुपे कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इनको क्या करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। यह संचालन और ग्राहक के प्रबंधन के मामले में विभिन्न क्षेत्रों और बैंकिंग और फिनटेक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण दक्षता लाएगा। ये हमारी सारी डिटेल थी एनफिनी प्रोग्राम के बारे में, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिसरव ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, यह कार्यक्रम इन संस्थानों को नए से क्रेडिट ग्राहकों के लिए अपने बाजार के आधार का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की 11 सितंबर की जितनी भी करंट अफेयर थी वो। ठीक है।